हेलो फ्रेंड्स, आप में से सबने पढ़ लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपने पढ़ ली होंगी एप्लीकेशन भरते हुए। नहीं आपने पढ़ी है तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ और उसमें एडिशनल चीज़ें भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम आपका आने वाला है और आपको हर एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रही हूँ, कभी भी एग्ज़ाम होता है आपका एआईबी का तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको छोटी बात है लेकिन काटापीटी नहीं करनी है। आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें आपको जो वाइटनर है वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वाइटनर यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होता है, जब कंप्यूटराइज्ड सीट्स चेक होंगी तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जो वाइटनर है अगर आप उस पर डॉट करेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाता है, तो हो सकता है आपकी सीट कैंसिल हो जाए, फिर उनको दोबारा से मैन्युअली चेक करनी हो या दोबारा से जैसे भी उनको चेक करना हो। तो इस तरीके से आप जो है वाइटनर का यूज़ ना करें। पहले आप सोच समझ के उस क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आपको लगता है कि ये ए इसका करेक्ट आंसर है या सी है या डी है, तो आप उसको जो है फाइनल करके भरें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे या फिर कोई और पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो है बॉल पेन का यूज़ करेंगे और आप ब्लैक या ब्लू कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पूरा सर्कल आपको जो है अच्छे से फिल करना है। आपको आधा सर्कल आप भरेंगे तो उसका जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो जुड़ेगा नहीं, इसीलिए आप कंप्लीट उसको भरना। टाइम दायरा इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3.5 घंटे रहेगी, इसीलिए आपको जो पहले आता है आप वो कर लीजिएगा। और बार बार बैरेक्ट्स को खोलने की बजाय आप जो है, अगर आप श्योर हो तो ही आप जो है बैरेक्ट्स खोलना और पहले आप अंदाज़ा लगा लेना, पढ़ लेना कि ये किस बैरेक्ट्स में से पूछा गया है। अगर उसमें से सीपीसी यानी कोई भरण पोषण या फिर मेंटेनेंस से संबंधित है तो आप समझ जाइएगा कि ये सीपीसी में से है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें से कुछ अंदाज़ा आपको लगाना पड़ता है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हुई है तो इजीली आप जो है पता कर लेंगे कि कौन से बैरेक्ट्स में से क्या पूछा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि बैरेक्ट्स कौन से अलाउड नहीं है, भाई आपको जो है विदाउट बैरेक्ट्स ले जाने हैं। और आपकी वेबसाइट पर यानी जिस वेबसाइट पर आपने फॉर्म भरा था बीसीआई की, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप या तो नंगे अधिनियम यानी कि आपको विदाउट बैरेक्ट्स ले जाने होंगे। अगर आपके पास इफ़ यू हैव अवेलेबल, अगर आपके पास शॉर्ट कमेंट्री अगर है आपके पास अवेलेबल, तो आप एक बार के लिए उनको भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में होने चाहिए, जिसमें दो तीन शब्द जो है उसमें लगते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी मोटी मोटी बुक्स अगर आप कैरी करेंगे तो मे भी हो सकता है वहाँ पे आपको वो प्रोहिबिटेड हो और आपको मना कर दिया जाए कि इसको आप अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको जो है नोटिस दिखा दिया जाए जो भी उसमें लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। मे भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है आप रिक्वेस्ट पे ले जा सकते हैं। तो आप ट्राई कर लीजिएगा और घर से ही तैयारी करके आप जाइएगा। जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है, तो एडमिट कार्ड जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, तो एडमिट कार्ड फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई कहीं के भी हैं, जहाँ से भी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ये जो है नेशनल टाइप का एग्ज़ाम होता है और क्रैक करना होता है, सारे स्टूडेंट भरते हैं इसको जगह जगह से। और आपको जो है यहाँ पे जो ये आपका एग्ज़ाम होगा, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल टाइम पर आपको पहुँचना होगा। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं दी जाएगी अंदर जाने की, तो आप समय पे पहुँचिएगा। और जो बात मैं कहना चाह रही थी कि इसका जो सेंटर पड़ता है, जो लोकेशन आपने डाली है, सपोज आपने नोएडा डाला है तो नोएडा में वो कोई भी कोना हो सकता है, कहीं भी आपको डाल सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपको सेंट्रल जगह दे देंगे, ठीक है। अगर आपने दिल्ली डाला है तो दिल्ली में वो कहीं भी डाल सकते हैं आपको, ठीक है। बहुत दूर दूर इनके सेंटर्स होते हैं। ये किसी स्कूल्स में डाल सकते हैं, किसी कॉलेज में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग ये बहुत ही दूर डालते हैं, बहुत ही तो थोड़ा सा आपको टाइम देखना पड़ेगा। और इसमें एक कहने वाली बात यह है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो संडे के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। हमेशा संडे के दिन कंडक्ट करवाया जाता है, सॉरी। इसीलिए जो बच्चों को बार बार मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेट्रो की जो सुविधा है वो मेरे ख्याल से आई थिंक 9 बजे या 8:30 बजे शुरू होती है, और ज़्यादातर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट है वो मेट्रो का यूज़ करते हैं कहीं भी जाने के लिए।
जब एग्ज़ाम वगैरह होता है तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो मॉर्निंग में आपका आई थिंक 9 से 10 बजे के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाता है। 9-10 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू किया जाता है, ये इसकी टाइमिंग होती है जो अभी तक हमने जो पीछे की टाइमिंग्स देखी हैं। और अगर आप इसमें लेट हो जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, आप जो है 10 मिनट हार्डली 15 मिनट्स वो आप अपना ही लॉस करेंगे, इसीलिए आपको जो है समय पर वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, 10 ईयर में से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10 ईयर में से आपका जो है 5 से 8% आपका आ जाएगा और इसमें से इससे ज़्यादा कुछ भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आपके केस लॉस पूछे जाएंगे। ठीक है, केस लॉस भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि A B C करके, A दिल्ली में है, B बेंगलोर में है, इस तरीके से आपको पता है अगर आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, कुछ आपसे जजमेंट्स पूछे जाएंगी, कुछ अमेंडमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं और केस लॉस पूछे जाएंगे, जो फेमस केस लॉस हैं। मैं उसकी सीरीज तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एक एक करके। और अगर आप 19 दे रहे हैं या 20 दे रहे हैं IB का, तो आपके लिए आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी होगी, वीडियो आपको देखनी होगी, क्योंकि इसमें से भी आप लगा लीजिए 5 से 6% आपका इसमें से भी आता है। बाकी आप सबके पास जो है सिलेबस रखा हुआ है, सबके पास सिलेबस है, आप सब जान चुके हैं कि कौन से पोर्शन में से कौन से सब्जेक्ट में से कितना आता है। ठीक है, कुल मिला के जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स अच्छे से पढ़ी होगी, यानी कि आपने अगर CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, इंडियन पेनल कोड, और आपने कई सारे और भी ये प्रोफेशनल एथिक्स, उनसे थोड़ा थोड़ा आता है। इनमें से जो मैंने आपको पहले सब्जेक्ट के नाम बताए हैं, इनमें से 10-10 नंबर का आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इनमें से आप जो है ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें। और अगर आपने बुक्स पहले से ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो आप जो है कहानी देखकर ही, आप अगर कहानी वाला क्वेश्चन है तो उसका तो आंसर आप दे ही देंगे, लेकिन जो धारा वाला क्वेश्चन है यानी सेक्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको उलझने सबको होती है। ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा जिसको सारी की सारी जो सेक्शंस हैं वो सारी याद हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो एडवोकेट बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो भी कई बार उनको भी मैंने जो है बुक्स खोलते हुए देखा है। बैर एक्ट्स रखी रहती है, आप कोर्ट रूम में जाएंगे उनके सामने भी जो है बुक्स रखी रहती हैं, बैर एक्ट्स रखे रहते हैं, वो भी कई बार उलझ जाते हैं, तो वो बैर एक्ट जो है खोल के देखते हैं और उसमें देखते हैं वो किस धारा के अंतर्गत जो है उनको सुनवाई करनी है। तो इस चीज़ को तो आपको बैर एक्ट में इसीलिए इसको ओपन रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी सारी CPC में भी धाराएं हैं, और इसमें जो उसमें है IPC में है, आपका दंड संहिता में भी धाराएं भरी पड़ी हैं, और आपका CRPC में भी हैं, और आप उसमें आपका जो संविधान है उसमें अलग तरीके के हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, और इसी के लिए ओपन एग्ज़ाम रखा गया है, बैर एक्ट ले जाने की अनुमति दी गई है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों, और मैंने आपको मेन चीज़ें आपको बताई है कि क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड करना, पूरा सर्कल भरना, और वाइटनर का यूज़ मत करना, और आप जो है नीट एंड क्लीन उसमें 100 गोले भरने के लिए आएंगे उसको फुल पूरा भरना, और मेन बैर एक्ट्स अपने सामने रखना, और आप जो है केस लॉज देख लेना। मैं आज से डालना शुरू कर रही हूँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भी हेल्प होती रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।